ये प्रश्न स्टाइल आइकन सद्गुरु के लिए है। आजकल फैशन एक अरबों डॉलर का उद्योग बन गया है, लेकिन साथ ही फैशन के नाम पर नीरस और भद्दे प्रचलन भी आते रहते हैं। फैशन के नाम पर क्या हम सीमाएं लांघ रहे हैं? हम इस सीमा को कैसे पहचानें? पहला वाक्य वो वापस ले लीजिए। मैं कोई स्टाइल आइकॉन नहीं हूँ। देखिए, शायद आप ये पहले से जानते हो कि धरती का तीसरा सबसे बड़ा प्रदूषक फैशन उद्योग है। फिलहाल पूरे विश्व में एक अनुमान है कि हमारे दादा दादियों के पास जितने कपड़े होते थे और हमारे पास जितने कपड़े हैं, ये औसतन उनके 5 गुना है। आप ये देख रहे हैं, है ना? कहा जा रहा है कि 2025 तक ये 2 गुना हो जाएगा। हमारे पास उनसे 10 गुना ज्यादा कपड़े होंगे। इनमें से 95% कपड़े पॉलीफाइबर हैं। पॉलीफाइबर हमारे शरीर में, पेड़ों में, जानवरों में, हमारी फूड चेन, पानी, मिट्टी, हर चीज में घुस गया है। इस चीज पर किसी का ध्यान नहीं गया है। हर कोई उस छोटे से प्लास्टिक बैग को मिटाना चाहता है, जो करना चाहिए बेशक, लेकिन पॉलीफाइबर कपड़ा सबसे बड़ा प्रदूषक है। कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा। ये हमारे शरीरों पर बैठा है, हरदम हर चीज को प्रदूषित कर रहा है, क्योंकि सूक्ष्म पॉलीफाइबर हर चीज में समा रहा है। किसी कछुए के प्लास्टिक बैग में फंसे होने की भयंकर तस्वीर तो नहीं दिखती, लेकिन हम खुद वो कछुए हैं जो इन चीजों में फंसे हैं। तो हम एक चीज ये कर रहे हैं, जैसा कि आप अपने इतिहास से जानते हैं कि एक समय भारत पूरे विश्व के लिए कपड़ों का सबसे बड़ा निर्यातक था। 300 साल पहले विश्व के पूरे निर्यात का 60% भारतीय कपड़े थे। इसे अंग्रेजों के शासन के समय योजना बनाकर खत्म कर दिया गया। 50 सालों में 30 से 40 लाख लोग मर गए, बस इसलिए कि इस उद्योग को योजना बनाकर मिटा दिया गया। और ये कारण था कि अंग्रेजों के जाने के बाद लगभग 91 या 92% लोग खेती कर रहे थे, क्योंकि सभी बुनकर फिर से खेती करने लगे, सिर्फ जीवित रहने के लिए। इसीलिए हर जगह इतने छोटे छोटे खेत हैं और खेती अव्यवस्थित है। इसका एक कारण बुनाई उद्योग का बर्बाद हो जाना था। हालात इतने बुरे थे कि एक गवर्नर जनरल ने कहा था, भारत के खेत बुनकर की हड्डियों से सफेद हो गए हैं, 1880 में, क्योंकि लाखों मारे गए थे। तो इसके बावजूद हमारे पास हुनर है। भारत ऐसी स्थिति में है कि अगर हम सही चीजें करें तो विश्व को फिर से कपड़ा दे सकते हैं, एक समझदारी भरा और प्राकृतिक कपड़ा। मेरा मतलब है, यह आर्थिक रूप से जबरदस्त हो सकता है। हम किसानों की आत्महत्याएं और उनकी परेशानियां पूरी तरह से मिटा सकते हैं, अगर हमारी खेती का एक हिस्सा सिर्फ प्राकृतिक रेशों की पैदावार हो। इस देश में कई तरह के प्राकृतिक रेशे हैं। सौभाग्य से मैं देख रहा हूं कि कुछ बड़े डिजाइनर, शायद आपने मेरी और सब्यसाची की बातचीत देखी होगी, वैसे लोग प्राकृतिक रेशों को बढ़ावा दे रहे हैं। आपने मुझे फैशन आइकॉन कहा है, तो मैं आपसे कुछ साझा करता हूं। अक्टूबर के महीने में हम न्यूयॉर्क में एक फैशन शो आयोजित करने वाले हैं। इस फैशन शो में मैं रैंप पर नहीं चलूंगा। इसमें कपड़े नहीं प्रदर्शित किए जाएंगे। इसमें अमेरिका के बड़े डिजाइनर्स के सामने भारतीय कपड़ा प्रस्तुत किया जाएगा। तो 30 तरह के कपड़े हम अमेरिका भेज चुके हैं, वो तैयार हैं। हम उसे प्रस्तुत करेंगे और कुछ कपड़ा उन्हें फ्री में भेंट करेंगे, ताकि वो जो चाहे बना सकें और इसका प्रचार हो सके। ये भारतीय अर्थव्यवस्था को पूरी तरह बदल सकता है। जरूरी नहीं कि सब हैंडलूम से हो। अगर ये मशीनों से भी बुना जाए तो भी प्राकृतिक रेशे हों। अगर प्राकृतिक रेशे फिर से आ जाएं, तो धरती पर किसी देश में इतने हुनर नहीं हैं जितने हमारे पास हैं।
इस देश में over 120 120 से ज्यादा अलग अलग तरह की बुनाइयां होती हैं। उनमें से लगभग 50 अगले 10 से 15 सालों में गायब हो जाएंगी, क्योंकि एक बूढ़ा इंसान, एक पति पत्नी का जोड़ा इसे चला रहे हैं, उनके बच्चे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए हैं, और अगर हम इसे वापस नहीं लाते तो ये 10 से 15 सालों में खत्म हो जाएगा। क्योंकि हमें समझना होगा। मुझे नहीं पता कि आप कभी किसी बुनाई के कारखाने में गए हैं। आप गए हैं? बेंगलोर में रेशम की साड़ियों की काफी बुनाई होती है, आपको वहां जाकर देखना चाहिए। एक समय मेरे पिता को लगता था मैं ये काम करूंगा, क्योंकि मेरे परिवार का एक हिस्सा रेशम की बुनाई से जुड़ा था। तो मैं वहां देखने गया। मैं बस 17 साल का था। मैं देखना चाहता था कि वो काम कैसे करते हैं। तब मुझे खुद पर बहुत गर्व था। वो लूम पर काम कर रहे थे, रेशम की साड़ी बुन रहे थे। वो बस छू छू करता गया। मैं बस उन दिनों मुझे लगता था मैं स्मार्ट हूं। फिर मुझे पता चला वो अलग बात है। मैं पूरे ध्यान से देख रहा था। वो बस ऐसे कर रहा था और उस कपड़े में एक फूल आ जाता और एक फूल आ जाता, ज्यामितिक रूप से सटीक। अगर आपको इसे सॉफ्टवेयर में डालना हो तो काफी मेहनत लगेगी, लेकिन वो बस उसके दिमाग में समाया हुआ है। इसकी बर्बादी का मुख्य कारण हमारी शिक्षा को जरूरी बनाना है। ठीक है, अगर एक बेटा या बेटी अपने माता पिता के साथ लूम या खेत पर अपने माता पिता के साथ काम करने के लिए जाए तो माता पिता गिरफ्तार हो सकते हैं, क्योंकि बाल श्रम। तो हमारी देश के हर हुनर को बर्बाद करने की तैयारी है, और लाखों ऐसे पढ़े लिखे युवा बनाने की भी, जिनका रवैया तो पढ़े लिखों जैसा है, पर उन्हें जीवन में कुछ भी करना नहीं आता। तो हमने पढ़ाई में ये बदलाव सुझाया है कि हम स्कूल में जो समय बिताते हैं उसका सिर्फ 50% पढ़ाई होनी चाहिए। बाकी का समय गांवों में खेती, शिल्प, संगीत, नृत्य, लोक कला, कई चीजें। पहली बार केंद्रीय सरकार ने करीब 1 महीने पहले घोषणा की कि पढ़ाई को 50% समय देना होगा, लेकिन इसे लागू करने में हम जिस गति से आगे बढ़ते हैं इसमें 10 से 15 साल लगेंगे, क्योंकि बुनियादी ढांचा, ट्रेनिंग, शिक्षकों वगैरह की जरूरत होगी। तो फैशन की बात करें तो मुझे लगता है कि आप सभी को किसी न किसी रूप में स्टाइल आइकॉन बनना चाहिए। मतलब आप किसी बकवास चीज की नकल नहीं करते जो कोई मॉडल या कोई और करता है। something that fits you. कोई चीज जो आपके लिए फिट हो, क्योंकि हर शरीर अलग है। अपने लिए सुंदरता तय करने का एक तरीका होता है अपने शरीर के लिए, और स्टाइल आपके मन और भावनाओं की भी होती है ना, सिर्फ शरीर की नहीं होती। तो इसे ऐसा ही होना चाहिए। हो सकता है फिलहाल आप सभी ये ना कर पाए, पर हफ्ते में एक दिन प्लीज प्राकृतिक रेशे पहने। कई किसानों का जीवन बच जाएगा अगर आप सिर्फ ये एक चीज करेंगे। कम से कम हफ्ते में एक दिन प्राकृतिक रेशे पहने। आप शायद कई किसानों का जीवन बचा पाएंगे, क्योंकि ये एक स्थिर बाजार होगा। अगर ज्यादा सब्जियां उगाएं तो वो सड़क पर आ जाती हैं, अगर कम उगाएं तो ये मुश्किल हमेशा होती है। लेकिन अगर खेती का एक हिस्सा प्राकृतिक रेशों की खेती हो, जैसा कि इस देश में होता था, हम विश्व के सबसे बड़े सूत और जूट उत्पादक थे। पर सब मिट गया। उसे वापस लाने का यही समय है।